नमस्कार। रोज़गार तथा आय का क्लासिकल सिद्धांत आज हम देखेंगे। बीए पार्ट सेकेंड ईयर का ये विषय है और इसमें फिर हम कीन्स द्वारा क्लासिकल सिद्धांत की आलोचनाओं को भी देखेंगे। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में हम मुख्यतः जिनको देखते हैं वो हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, F.W. वॉकर, J.B. से, एल्फ्रेड मार्शल, फिशर, एजवर्थ, पीगू आदि ये हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स की श्रेणी में आते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का प्रादुर्भाव हमारे यहाँ 1776 में अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ की प्रसिद्ध किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस के प्रकाशन से माना जाता है और क्लासिकल इकोनॉमिक्स 76 और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और 1890 तक मार्शल की प्रसिद्ध किताब अर्थशास्त्र के सिद्धांत और पीगू की किताब के प्रकाशन तक अपने चरम पर पहुंच गया था। लेकिन 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने इस क्लासिकल अर्थशास्त्र की मान्यताओं को उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में रिजेक्ट कर दिया और प्रोफेसर कीन्स ने इसकी कड़ी आलोचना की। क्लासिकल अर्थशास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो पूर्ण प्रतियोगिता और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, इनमें हमेशा ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं जो दीर्घकाल में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखती हैं। अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन और बेरोजगारी की स्थितियाँ प्राय असंभव है। बहुत थोड़े समय के लिए ये रह सकती हैं, लेकिन दीर्घकाल में हमेशा ऐसी शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं जो कि अति उत्पादन और बेरोजगारी को हटा देती हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थव्यवस्था में ऐच्छिक और अल्पकालिक बेरोजगारी संभव है, किंतु अर्थव्यवस्था में जैसे मजदूरी की नम्यता, कीमतों का समायोजन, मुक्त बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता, ये कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनके कारण अर्थव्यवस्था में स्वतः पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 1930 की आर्थिक मंदी ने क्लासिकल अर्थशास्त्र के खोखलेपन को बता दिया और ये कहा गया कि इनके जो सिद्धांत और मान्यताएं हैं ये काल्पनिक और अवास्तविक हैं। पहले हम देखें क्लासिकल अर्थशास्त्र की आधारभूत मान्यताएं और विशेषताएं। क्लासिकल अर्थशास्त्र की या प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्र की कुछ मान्यताएं और विशेषताएं रही हैं, जिनमें सबसे पहले है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। इस मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है कि विदेशी व्यापार यहाँ नगण्य है और अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। दूसरी इसकी जो विशेषता है वो है अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति सदैव विद्यमान रहती है। अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान रहती है। अति उत्पादन और सामान्य बेरोजगारी असंभव है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में हमेशा ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं जो अल्पकाल में बेरोजगारी को ख़त्म कर पूर्ण रोजगार की अवस्था को उत्पन्न कर देती है। तीसरी विशेषता इसकी है श्रम और वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि अर्थव्यवस्था में श्रम बाजार और वस्तु बाजार इनमें पूर्ण प्रतियोगिता रहती है, जबकि व्यवहार में हम देखें तो पूर्ण प्रतियोगिता कहीं भी नहीं पाई जाती है। ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है। चौथी विशेषता है मुद्रा की तटस्थता। प्रतिष्ठित शास्त्रियों का ये मानना था कि मुद्रा हमेशा तटस्थ होती है। उनके अनुसार मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम और मूल्य के संचय का आधार है और ये उत्पादन और रोजगार को प्रभावित नहीं करती है। मुद्रा केवल मूल्य स्तर को प्रभावित करती है और इसके कारण कीमतों में नम्यता बनी रहती है, जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में प्रत्यक्ष और आनुपातिक परिवर्तन को जन्म देती है।
पांचवी विशेषता इसकी है कि अति उत्पादन असंभव है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र जेबी से के नियम पर आधारित है। जेबी से का नियम था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। तो जैसे ही साधनों को उत्पादन के कार्यों में लगाया जाता है, पूर्ति के तुल्य ही मांग भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति में हमेशा समानता बनी रहती है और अति उत्पादन कभी नहीं होता, ये इनका मानना था। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्रीय अर्थव्यवस्था में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अगर इकाई से कम है तो वो ये मानते हैं कि अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न होगी। छठी विशेषता इनकी है मजदूरी दरों और कीमतों में नम्यता। प्रतिष्ठित मॉडल में मजदूरी दरों और कीमतों में नम्यता की मान्यता बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार मजदूरी दरों में श्रम संघों, सरकारी हस्तक्षेप, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि के कारण नम्यता दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार कीमतों में नम्यता भी उतनी नहीं रहती है। सातवीं विशेषता है स्वतंत्र बाजार में स्वचालित मूल्य यंत्र की मान्यता। प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्र की आधारभूत मान्यता अर्थव्यवस्था में ऐसी स्वसंचालित मूल्य यंत्र की कल्पना है जो कि अर्थव्यवस्था में सदैव रोजगार की स्थितियां बनाए रखती हैं, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि स्वचालित मूल्य यंत्र एक मिथ्या धारक है, अतः नियंत्रित कीमत तंत्र की सिफारिश वो करते हैं। इसके अलावा आठवीं विशेषता इसकी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की है अन्य बातें स्थिर रहेगी मान्यता। प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्र के सभी सिद्धांत अन्य बातें स्थिर रहेगी मान्यता पर आधारित हैं, जिनमें मुद्रा की मात्रा, पूंजीगत स्टॉक, प्रौद्योगिकी, लोगों की मनोवृत्ति, बचत और निवेश में समानता, इन सब की स्थिरता की कल्पना करते हैं, जबकि आज के युग में ये अव्यावहारिक है। अब हम देखें क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा और कीमतें। क्लासिकल अर्थशास्त्र के अनुसार मुद्रा केवल एक आवरण मात्र है और इसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जा सकता है और ये केवल एक विनिमय के माध्यम और मूल्य मापक का साधन है। इसलिए मुद्रा की पूर्ति में होने वाला परिवर्तन केवल कीमतों में परिवर्तन को जन्म देता है, जबकि अर्थव्यवस्था में वास्तविक आय, ब्याज दर और आर्थिक क्रियाओं के वास्तविक स्तर पर मुद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या हम ये कहें कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र में मुद्रा को तटस्थ माना। इस प्रकार क्लासिकल अर्थशास्त्र में उत्पादन, रोजगार और वास्तविक आय को प्रभावित करने में मौद्रिक नीति की भूमिका की पूरी उपेक्षा की, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्र में मुद्रा आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित कर उत्पादन, रोजगार और वास्तविक आय, ब्याज दरों में परिवर्तन से निवेश आदि के में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब हम बात करें क्लासिकल मॉडल में मुद्रा और कीमत स्तर के संबंध की। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा का मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम और मूल्य के मापक के रूप में है। अतः मुद्रा और कीमत स्तर में संबंध जे.एस. मिल इनमें संबंध जे.एस. मिल और फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत द्वारा व्यक्त किया जाता है। इनका ये कहना है कि जैसे ही मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होगा वैसे ही कीमत स्तर में परिवर्तन हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने एक ये फार्मूला दिया था, वो फार्मूला था PT = MV। P कीमत स्तर है, T हमारे व्यापार की मात्रा है, M मुद्रा की पूर्ति है और V इसका चलन वेग है, वेलोसिटी। और इसमें ये कहते हैं कि अगर हम T और V इनको स्थिर मान लें, और इन्होंने स्थिर माना भी, तो कीमत मुद्रा की पूर्ति का
सीधा सीधा प्रभाव कीमत स्तर पर पड़ेगा। तो ये इनका कहना था। फिशर ने इस समीकरण में साख मुद्रा और उसकी वेलोसिटी को भी या उसके चलन वेग को भी शामिल कर लिया और उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो दिया PT = mv + m'(v'). P कीमत स्तर, T व्यापार की मात्रा, M मुद्रा की पूर्ति, V मुद्रा का चलन वेग, m' साख मुद्रा की पूर्ति और V' साख मुद्रा का चलन वेग है। और इसमें अगर हम कीमत स्तर के ऊपर प्रभाव देखना चाहते हैं तो कीमत स्तर = ये वाला पोर्शन हमारा है मुद्रा की पूर्ति का, मनी सप्लाई, और ये वाला पोर्शन है हमारा मनी डिमांड का या मुद्रा की मांग का। तो इनका ये कहना है कि कीमत स्तर में परिवर्तन हमारा मुद्रा की पूर्ति और व्यापार की मात्रा पर निर्भर करता है। पर क्योंकि इन्होंने इस T को भी स्थिर मान लिया तो इसलिए कीमत स्तर सीधा सीधा मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करता है। जैसे ही मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, इनमें प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध है, जैसे ही मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी कीमत स्तर भी बढ़ जाएगा और मुद्रा की पूर्ति अगर कम होगी तो कीमत स्तर भी कम हो जाएगा। इसको इन्होंने डायग्रामेटिक फॉर्म में भी बताया। ये OY एक्सिस के ऊपर इन्होंने लिया कीमत स्तर, OX एक्सिस पर X एक्सिस के ऊपर इन्होंने लिया मुद्रा की पूर्ति को, और ये हमारा और इसमें इन्होंने ये बताया कि अगर जैसे जैसे हमारी मुद्रा की पूर्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसी अनुपात में कीमत स्तर भी हमारा बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखें तो सीधा सीधा प्राइस इज फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई, ये इन्होंने इसमें बताया। अब हम देखें प्रतिष्ठित सिद्धांत में ब्याज। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने ब्याज को पूंजी का प्रतिफल माना। बचत और निवेशों में साम्य स्थापना का काम भी ब्याज की दर करती है, ये भी इन्होंने माना। तो इन्होंने इसके लिए 3 समीकरण दिए। पहला समीकरण इनका है सप्लाई इज़ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये समीकरण नंबर 1 है कि बचत ब्याज की दर का प्रतिफल है और ये धनात्मक प्रतिफल है, पॉजिटिव। दूसरा इन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट इज़ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दूसरा समीकरण इन्होंने दिया। इसमें इनका ये कहना था कि निवेश हमारी ब्याज की दर का फलन है, लेकिन ये ऋणात्मक फलन है, ये नेगेटिव है। और सप्लाई इज़ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये तीसरा समीकरण इन्होंने दिया कि ये इस ब्याज की दर से ही हमारी सप्लाई और इन्वेस्टमेंट सेम हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। बाकी का आगे कल देखेंगे।